नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस प्रसारण में। मैं हूं अश्विनी मिश्र और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भूटान से स्वदेश लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की, सभी के स्वस्थ होने की करी कामना। कहा न्याय के कटघरे में लाए जाएंगे साजिशकर्ता। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच तेज, एनआईए समेत कई राज्यों की पुलिस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। फैकल्टी और छात्रों से की जा रही है पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने कार डीलर अमित को लिया हिरासत में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैबोरोन में बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों ने सहयोग और एकजुटता पर दिया जोर। स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान जारी। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की उठाई मांग। वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। हर सरकारी अस्पताल में शुरू हो चेस्ट क्लिनिक। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जवाब दाखिल करने को कहा। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय यात्रा के बाद बुधवार को स्वदेश पहुंचे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भूटान दौरा बेहद अहम रहा। भूटान यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे भूटान नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक से विस्तृत बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और सशक्त बनाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने में पूर्व राजा के योगदान की सराहना की। इसके बाद प्रधानमंत्री थिम्फू के चांग लिमी थांग स्टेडियम पहुंचे, जहां भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, शाही परिवार और पीएम शेरिंग टोब्गे के साथ उन्होंने ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भाग लिया। बौद्ध मंत्रोच्चार, भावपूर्ण प्रार्थनाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे वातावरण में प्रधानमंत्री ने कालचक्र दीक्षा में हिस्सा लिया। कालचक्र इनिशिएशन एक पवित्र बौद्ध अनुष्ठान माना जाता है, जो इस सार्वभौमिक संदेश को स्थापित करता है कि विश्व शांति व्यक्ति के भीतर की शांति से उपजती है। करुणा, सह अस्तित्व और वैश्विक सद्भाव का ये संदेश आज पूरे विश्व के लिए पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। इससे पहले दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के राजा ने भारत भूटान साझेदारी के सबसे बड़े स्तंभों में से एक 1020 मेगावाट के पुनासांगछू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संयुक्त उद्घाटन किया। भारत और भूटान द्वारा मिलकर तैयार ये परियोजना ऊर्जा सहयोग को नई ऊंचाई देने वाली है। इसके साथ ही दोनों देशों में महत्वपूर्ण समझौते भी हुए, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा, भारत द्वारा ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए की रियायती क्रेडिट लाइन, वाराणसी में भूटानी मंदिर, मठ और अतिथि गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराना, सीमा पार कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत चेक पोस्ट और रेल लिंक पर सहमति जैसे फैसले शामिल हैं। थिम्फू में प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के चौथे नरेश रहे जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने थिम्फू में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शांति का संदेश साझा किया, तो साथ ही साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बेहद महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन कर भारत और भूटान के बीच ऊर्जा साझेदारी को एक नई ऊंचाई भी दी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, थिम्फू। भूटान की 2 दिन की यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के पास कार विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मरीजों की स्थिति की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से मुलाकात के बाद एक्स पर लिखा, दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल लोगों से मिलने LNJP अस्पताल गया। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी और छात्रों से पूछताछ की जा रही है। NIA, STF, UPATS, हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद स्पेशल सेल और जम्मू कश्मीर पुलिस यूनिवर्सिटी में पूछताछ कर रही है। यूनिवर्सिटी के हर हिस्से की तलाशी ली जा रही है और हर एंगल से यूनिवर्सिटी की जांच की जा रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में ऑनलाइन भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप में असम सरकार ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि असम में अलग अलग जगहों से पुलिस ने मतीउर रहमान, हसन अली मंडल, अब्दुल लतीफ, वजहुल कमाल और नूर अमीन अहमद को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम पुलिस आतंकवाद का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगी। साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि शिक्षित होना अच्छे कर्मों की गारंटी नहीं है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर्स हैं, इसलिए हमें लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। एजुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। अगर मन में खोट है तो एजुकेटेड होने से भी वो लोग खराब काम ही करेगा। एजुकेटेड होने का गारंटी ये नहीं है कि वो अच्छा काम ही करेगा। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना है। हम बहुत ज्यादा अगर अपने आप को छोड़ देता हूं, नहीं कुछ नहीं होने वाला है, तभी जाके कुछ होता है। पहलगाम से भी हमको सीखना चाहिए, दिल्ली से भी हमें सीखना चाहिए। दिल्ली लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली NCR और हापुड़ में अलर्ट जारी है। हापुड़ के थाना पिलखुआ क्षेत्र में अलग अलग जगहों से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों के पास से 2.5 किलो विस्फोटक और 38 किलो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बरामद हुआ है। हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि संदिग्धों की चेकिंग के दौरान परतापुर चौराहे पर 2 लोग पकड़े गए जो हरियाणा से विस्फोटक लेकर आए थे। गिरफ्तार लोगों ने अपना नाम शोभित और विजेंद्र बताया है, जो सीतापुर जनपद के निवासी हैं। इसके अलावा हिंडालपुर पुलिया के पास एक और व्यक्ति के पास से 38 किलो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बरामद हुआ है। आरोपी ने अपना नाम शोएब बताया है। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विभिन्न बिंदुओं पर जांच जारी है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। ये इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत हाई अलर्ट होकर के जो रोड पर चलने वाले वाहन हैं उनकी और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही है। हमको जनपद हापुड़ में इसके कुछ अच्छे परिणाम मिले हैं। जो हम लोगों ने टोल पर चेकिंग करी है या और दिल्ली से आने वाले रास्तों पर चेकिंग करी है, इसमें पिछले दिनों में 3 घटनाएं हमको जो है 3 बरामदगियां हमारे पास हुई। सबसे पहले तो आपने बताया कि जो एसिड की बरामदगी हुई है, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, जो कि प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि जो कांच वगैरह की सफाई में और कांच के काम में जो उसकी डिजाइनिंग में ये प्रयोग में लाया जाता है। तो एक शोएब नाम का व्यक्ति जो कि मुरादाबाद का रहने वाला इसको लेकर के आ रहा था, लेकिन ये कोई इसका लाइसेंस नहीं दिखाया जा सकता और चूंकि ये विष अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई करी गई है। 35 लीटर बताया गया है डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यानी कुछ एसिड और उसमें जो उसको पानी मिलाकर के डाइल्यूट करते हैं, जैसा कि अभी प्राथमिक रूप से जानकारी हुई है। FIR लिखी गई है और इसमें विवेचना के बाद में सारे तथ्यों की जानकारी होगी। प्रथम दृष्टया ये दिल्ली में पहाड़गंज से लेकर के आ रहे थे और ये कांच के रहने वाला ये व्यक्ति है और वहां पर में कांच की डिजाइनिंग का कार्य करता है। अगले साल भारत बोत्सवाना के संबंध के 16 साल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रतिनिधिमंडल के साथ बोत्सवाना पहुंची हैं। भारत ने बोत्सवाना की मदद के लिए ARV दवाओं की खेप भी भेजी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। दोनों देश व्यापार, निवेश, कृषि, रिन्यूएबल एनर्जी,
एडुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। साथ ही बोत्सवाना को गुणवत्तापूर्ण भारतीय दवाएं मुहैया कराने के समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुआ है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत बोत्सवाना लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान के आधार पर संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दृढ़ है। Our discussions covered the full range of bilateral, regional, and global issues of mutual interest. We reaffirmed the deep and friendly ties between India and Botswana, founded on shared democratic values and mutual respect. We agreed to expand cooperation in key sectors, including trade and investment, agriculture, renewable energy, health, education, skill development, defense, and digital technology. खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त है बहुत छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश में चल रहे अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा एक्सचेंज प्रोग्राम के पहले बैच के विद्यार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। इस उद्घाटन चरण में गोवा के 19 और उत्तराखंड के 20 छात्र छात्राएं शामिल हुए, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक विविधता को नजदीक से देखने समझने का अवसर मिला। ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया है। इसके तहत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 1280 विद्यार्थी 40 दलों में विभाजित होकर पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी समझ और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का मूर्त रूप है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लड़के और लड़कियां यानी छात्र और छात्राओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम सांस्कृतिक एकीकरण, युवा जुड़ाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और एसआईआर को लेकर चल रही खींचतान जारी है। फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी चुनाव आयोग पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी आज 37 फाइलों में 13,25,000 मतदाताओं के दस्तावेज लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ये 13,25,000 वोट कांथी, तमलुक, वीरभूम, पुरुलिया और कूच बिहार लोकसभा क्षेत्रों की कई वोटर लिस्टों में शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए आधार प्राधिकरण से संपर्क किया है। पश्चिम बंगाल में कई चरणों में मतदान होने का फायदा उठाकर सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक इन मृत मतदाताओं के नामों का इस्तेमाल करके वोट डालते थे। और भाजपा नेता अग्निमित्र पाल ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी राज्य में षड्यंत्र के तहत एसआईआर को लागू नहीं होना देना चाहती, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी टीएमसी इस मुद्दे को लेकर अदालत गई थी, लेकिन वहां से उसे फटकार का सामना करना पड़ा था। तृणमूल का कॉन्स्पिरेसी बंगाल के लोगों के साथ है कि तृणमूल एसआईआर करने नहीं देना चाहते हैं। उनका ये कॉन्स्पिरेसी है। उन लोग का अगर कुछ कहना है तो वो लोग अदालत जा सकते हैं। इसके पहले भी एसआईआर को रोकने के लिए अदालत गए हैं और अच्छा सा थप्पड़ तमाचा मिला। पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। बिहार के निवासी हाथ उठाकर आशीर्वाद किए हैं एसआईआर को। एसआईआर संवैधानिक इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषणा किए गए हैं। 11 राज्यों में हो रहे, बंगाल में भी होगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि अभी दिल्ली में ग्रेड 3 लागू है, जबकि प्रदूषण के स्तर के हिसाब से ग्रेड 4 लागू होना चाहिए। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच चुका है। एमिकस क्यूरी ने भी स्थिति को बेहद खतरनाक बताया और फर्जी डेटा अपलोड होने की बात कही। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के लिए स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने वायु प्रदूषण के चलते बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखते हुए प्रदूषित क्षेत्रों के सभी सरकारी अस्पतालों में चेस्ट क्लिनिक शुरू करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर भारत के सभी राज्यों को 33 पन्नों का दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट करते हुए अस्पतालों को विशेष तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है, जो जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। हमें मिलकर एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनाने की दिशा में काम करना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-2027 की तैयारी के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र के हितधारकों के साथ तीसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ये बैठक वार्षिक बजट तैयार करने और उसे संसद में प्रस्तुत करने से पहले वित्त अधिकारियों और वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ आयोजित एक परामर्श और चर्चा की प्रक्रिया है। ब्राजील के बेलेम शहर में हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के उद्घाटन सत्र में भारत ने जलवायु कार्यवाही में समानता और बहुपक्षीय सहयोग की भावना पर जोर दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि विकसित देशों को वित्त, तकनीक, क्षमता निर्माण से जुड़ी अपनी कानूनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। भारत ने कहा कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9(1) के तहत विकसित देशों पर वित्तीय मदद देना कानूनी दायित्व है। अनुकूलन के लिए वित्त को 15 गुना बढ़ाने की जरूरत है, ताकि उन अरबों लोगों की मदद की जा सके जिन्होंने जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा असर वो झेल रहे हैं। साथ ही भारत ने दोहराया कि पेरिस समझौते की मूल भावना समान लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां बरकरार रहनी चाहिए और उसके ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। वाराणसी में गंगा गोमती के संगम तट पर मार्कंडेय महादेव के दर्शन के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गंगा गोमती के संगम स्थल की सफाई व्यवस्था और सौंदर्यीकरण पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। एशियाई खेल 2014 की कांस्य पदक विजेता भारत की तार गोला फेंक खिलाड़ी मंजू बाला पर नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल ने 2024 में प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के लिए पॉजिटिव परीक्षण के बाद 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। एशियाई खेल 2014 में कांस्य पदक जीतने वाली मंजू डिहाइड्रोक्लोरोमिथाइल टेस्टोस्टेरोन एस्टेरॉइड और लिंगेड्रोन के लिए परीक्षण उनका पॉजिटिव आया है। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा ने पिछले साल सितंबर में उनके डोपिंग में असफल होने की जानकारी सार्वजनिक की थी। डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा ने 9वीं T20 राष्ट्रीय डेफ चैंपियनशिप के आयोजन पर अपनी खुशी जाहिर की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से भारतीय क्रिकेट में समावेशिता को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता नारायण सिंह की ये खास बातचीत। 9वीं डेफ नेशनल चैंपियनशिप T20 टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है डीडीसी के सेक्रेटरी अशोक शर्मा जी। सर आपका स्वागत है। इस तरह के इनिशिएटिव को सर किस तरह से देखते हैं एक इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण में, और जिस तरह का इनका प्रदर्शन है लगता नहीं है कि किस तरह से ये किसी से कम है। देखिए जो वर्ड आपने अभी बोले हैं कि ये किसी से कम नहीं है, जो नॉर्मल क्रिकेट होती है कोई देखने में फ़र्क नहीं होता है। जज्बा इनका उस कहते हैं ना कि धरा से और शिखर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इनमें जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। मैं उस संस्था को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो इन सब चीज़ों का प्रबंध करती है। सर कुछ दिन पहले ही हमारी महिला टीम ने विश्व कप जीता, जो कि पहली बार जीता, तो किस तरह से देखते हैं कि जो वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक कह सकते हैं एक नया पुश है भारत में, इससे वुमेन क्रिकेट और नई जो वुमेन क्रिकेटर्स है वो आगे आएंगी, क्योंकि ये सफलता बहुत बड़ी है। मैं इंडिया की जो क्रिकेट की संस्था है BCCI उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मेंस और वुमेन्स में कोई फ़र्क नहीं है। प्रैक्टिस के लिए पूरी फैसिलिटीज़ दी जाती है। वुमेन्स प्रोफेशनल लीग शुरू करी जिससे लड़कियों की क्रिकेट बहुत ऊंचाइयों पे गई। वुमेन्स क्रिकेट को बढ़ाने में BCCI का बहुत बड़ा हाथ है।
सर बात करें डीडीसी की, जिस तरह से डीडीसी लगातार क्रिकेट को बढ़ावा दे रहा है, काफ़ी यंग क्रिकेटर्स आप देखिए, डीपीएल ने काफ़ी ऐसे क्रिकेटर दिए हैं जो आईपीएल में उन्होंने नाम रोशन किया है। तो किस तरह से देखते हैं कि जो डीपीएल का जो रोल है, जो नए क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाने में किस तरह से वो अहम भूमिका निभा रहा है? जो भी नया क्रिकेटर शुरू होता है, जो बढ़िया क्रिकेटर है, उसका एक ख्वाब होता है कि आईपीएल खेलना, लेकिन सब ख्वाब पूरे नहीं होते। लेकिन उस ख्वाब को दिल्ली वालों के लिए पूरा करने के लिए हमारी संस्था दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने दिल्ली प्रीमियर लीग शुरू करी और लगातार दूसरे साल सफलतापूर्वक उसको पूरा किया। लाखों लोगों के सामने जब आप खेलने उतरते हैं और आप परफॉर्मेंस देते हैं तो ज़्यादा देर छुपाई नहीं जा सकती, वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में उस संस्था के उन सेलेक्टर्स के आगे आती है जो उन बच्चों को आगे ले जाने में सहायता करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अशोक शर्मा जी ने कहा कि भारत में जो क्रिकेट का जो क्रेज़ है लगातार बढ़ रहा है, और जिस तरह से जब डीपीएल की बात करें, चाहे वुमेंस प्रीमियर लीग की बात करें, चाहे हमारी महिला क्रिकेट टीम की बात करें जिन्होंने विश्व कप जीता है, चाहे आप डेफ क्रिकेट की बात करें, ब्लाइंड क्रिकेट की बात करें, हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है, जो संगठन है, इसमें इसकी बड़ी भूमिका है, और हम यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में भारत का जो वर्चस्व है क्रिकेट में वो बढ़ता ही रहेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस कड़ी में मंगलवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान किंग्स बैटन रिले अनावरण हुआ। कार्यक्रम में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन मौजूद रहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स अगले साल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में आयोजित होंगे। ग्लासगो 12 वर्ष बाद इन खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है। इसके साथ ही राष्ट्रमंडल देशों को एक सूत्र में पिरोती किंग्स बैटन रिले की परंपरा भी अपनी मौजूदगी को नए अंदाज में सामने रख रही है। मंगलवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान किंग्स बैटन रिले का अनावरण हुआ, जिसमें खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून और आईओ की अध्यक्ष पीटी उषा मौजूद रहीं। इस मौके पर राष्ट्रमंडल खेल की महत्वता और बैटन के स्वरूप को लेकर विचार व्यक्त किए गए। बैटन सारे देश में जाएगी संदेश लेके, फ्रेंडशिप का, इक्वालिटी का, स्पोर्ट्समैनशिप का। दोस्तों, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। ये नया भारत बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी कर सकता है। ए न्यू इंडिया वर्ल्ड कप आयोजित भी करता है और वर्ल्ड कप जीतता भी है। ए न्यू इंडिया है। आने वाले दिनों में हम स्पोर्ट्स में बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। बहुत अच्छा है, आज अनवील किया है अब किंग बैटन रिले का, एंड हमारा ये इट रिप्रेजेंट आवर कंट्री, सो इट्स मोस्ट ऑफ द आवर कंट्रीज एनिमल्स का और फ्लावर्स का सब फोटो है इसमें। इट वेरी नाइसली डन एंड इट्स ऑल इंस्पिरेशन फॉर आवर प्लेस। इस बार की विशेषता ये है कि 2026 की रिले में पहली बार प्रत्येक देश को अपनी बैटन मिली है, जिसमें राष्ट्रमंडल देशों ने अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को झलकाया है। बैटन राष्ट्रमंडल के सभी 74 देशों और क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जो आशा, एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देती है। गौरतलब है कि बैटन में राष्ट्रमंडल के प्रमुख का संदेश होता है, जो उद्घाटन समारोह में पढ़ा जाता है। स्कॉटलैंड चौथी बार इन खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले साल 1970, 1986 और 2014 में इस देश ने इन खेलों की मेजबानी की थी। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो सांकेतिक भाषा के इस प्रसारण में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.